गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि मतलब मुझे टाइम का पता ही नहीं चला है कि कब समय हो गया। अगर एक बच्चे ने फोन किया था, अगर वो फोन नहीं करता तो शायद क्लास हो भी नहीं पाती। चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। याद आया कि क्लास है, क्लास शुरू किया जाए। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग आज डील करेंगे। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं और समझते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इससे पहले हम एडी, एएस एज वेल एज सी फंक्शन, एस फंक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इससे जुड़े हुए हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए। आप लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है क्योंकि हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में भी इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है आप खुद बताएं, ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल है उस कैपिटल में एडिशन मेड करना, द एडिशन इनटू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। और जब हम कैपिटल स्टॉक क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है, रियल कैपिटल स्टॉक, तो उस पे जो एक्सपेंडिचर लगता है उस एक्सपेंडिचर को भी हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑफ, ठीक है, जनरेटिंग न्यू कैपिटल एसेट। तो इसको हम लोग वो भी कह सकते हैं, ठीक है, या यह भी कह सकते हैं इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। तो कई एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट इज बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा इनकम को जनरेट करता है और अधिक से अधिक इनकम जनरेट करने के कारण इट इज कॉल्ड, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें यहाँ की गई है। बट एक्चुअल में अब जो इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हमारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, ये इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हम उसी इन्वेस्टमेंट पे डिस्कशन करेंगे। पहला, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आपको याद होगा कि जब हम एडी पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि आई फिक्स्ड है और इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड नो मोर क्वेश्चन ऑन इट, ठीक है, क्योंकि लेटर में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले थे। ठीक है, तो देखिए हम इन्वेस्टमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं, पहला सवाल तो ये, क्योंकि हमने आपको बताया कि कंजप्शन इज रिलेटेड विथ इनकम, सेविंग इज रिलेटेड विथ इनकम। इन द सेम मैनर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ इनकम, ठीक है, बट ऑल इन्वेस्टमेंट आर नॉट रिलेटेड विथ इनकम। ये भी समझिए, इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड है लेकिन सभी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो वही है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस टर्म का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस टर्म का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि वैसा इन्वेस्टमेंट जो क्या है, इंडिपेंडेंट है। किससे? तो लेवल ऑफ इनकम से, और जिसे प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेशन है उससे वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, यानी कि फिक्स्ड है। दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड
नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि वह एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट जो इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं होता है और जिसे एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब हुआ कि जो हमें लाभ हो रहा है उस लाभ पे वह डिपेंड नहीं करता है, तो दैट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब भैया ऐसा इन्वेस्टमेंट कौन करेगा जो इनकम लेवल से डिपेंड ही नहीं हो? वट एवर द लेवल ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे ही करेंगे, कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जनरली गवर्नमेंट करती है, सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरली मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है कि अब कितना करेगी गवर्नमेंट ये भी है, वहां इनकम पे डिपेंड नहीं करता, वहां गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करती है। अगर फिस्कल पॉलिसी कहती है कि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना है तो वो इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, कम देना है तो कम इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, और इस तरह के इन्वेस्टमेंट को अगर हम ग्राफिकली दिखाना चाहे तो सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज shown by this graph। ये हुआ I, ये हुआ Y, ठीक है, ये हुआ, चाहे लेवल ऑफ इनकम M1 हो, लेवल ऑफ इनकम M2 हो, लेवल ऑफ इनकम M3 हो, जो ये इन्वेस्टमेंट होगा ऑलवेज सेम होगा, यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, चाहे कैसे, क्योंकि ये इनकम बढ़ रहा है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या है, एक समान है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चलिए, अब जो हमारा दूसरे टाइप का इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्लास 10 आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा पुराना हो गया। अगर याद होगा फिजिक्स में एक टर्म आता था इंडक्शन, ठीक है, या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी टर्म इंड्यूस्ड वहीं से जुड़ा हुआ है। इंड्यूस्ड का मतलब होता है जो डिपेंडेंट हो और इन्फ्लुएंस्ड बाय सम पार्ट, सम फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड। ठीक है, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि दैट इन्वेस्टमेंट विच इज मोटिवेटेड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। जो दो चीजों से, एक तो डिपेंड करता हो लेवल ऑफ इनकम पे, और एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है, जो लाभ होने वाला है प्रत्याशित, उस लाभ से वो मोटिवेट होता हो कि अगर लगता है कि लाभ अधिक होने वाला हो तो हम उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लाभ कम होने वाला होता है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो उस केस में वैसा इन्वेस्टमेंट जो क्या हो, लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करे और प्रॉफिटेबिलिटी से मोटिवेट हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस। यानी कि लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेवल ऑफ इनकम घटेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। ठीक है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट जनरली कौन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, क्योंकि उनका मकसद होता है अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो इस तरह के अगर इसको हम ग्राफिकली अगर दिखाना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज लेवल ऑफ इनकम, दिस इज इन्वेस्टमेंट, और ये बनेगा अपवर्ड स्लोप इन्वेस्टमेंट का। यानी कि अगर लेवल ऑफ इनकम M1 है तो इन्वेस्टमेंट I1 होगा, अगर
लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाता है तो उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, बढ़कर I2 ठीक है। तो अगर लेवल ऑफ इनकम OM1 है तो इन्वेस्टमेंट OI1 है, अगर OM2 होगा तो इन्वेस्टमेंट OI2 हो जाएगा। तो यह बताता है कि अगर इनकम बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ओवरऑल अगर फाइनली कहे तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड स्लोप होता है। अपवर्ड स्लोप का मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड हो इनकम के साथ। अब इसी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स, उसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चलिए जरा सा उसको समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स कौन होते हैं, कौन इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करता है, किस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। चलिए, तो कहता है देयर आर टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फर्स्ट वन इज द मार्जिनल efficiency of investment. Marginal efficiency of investment, in short form it is called MEI. Or the second one is the rate of interest, in the short form it is called ROI. यही दो वैसे डिटर्मिनेंट्स है जिसपे इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन करता है या कह सकते हैं डिसाइड करता है ये टर्म इन्वेस्टमेंट को। अब ये है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको जाने और ये कैसे काम करता है। तो कहता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम यह कैलकुलेट करते हैं कि हमारे एडिशनल इन्वेस्टमेंट से हमारा एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा। सपोज कीजिए अगर हम 10 लाख रुपया लगाते हैं तो हम यह जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि हमें रिटर्न क्या मिलेगा इस 10 लाख से, ठीक है। या यह भी कर सकते हैं इट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, एमईआई हम कैसे निकालेंगे कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है। तो एमईआई का फॉर्मूला होता है, आप एमईआई इस तरीके से निकाल सकते हैं, एमईआई इक्वल टू prospective yield by supply price into 100। अब सप्लाई प्राइस क्या हुआ, प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या हुआ, जरा सा उसको समझते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है क्या चीज कि हमारा ये नेट रिटर्न कितना आ रहा है, मतलब जितना हम पैसा लगा रहे हैं उस पैसे का हमको टोटल रिटर्न लाइफ टाइम में कितना आएगा। जैसे सपोज कीजिए 10 लाख लगा रहे हैं तो हमको मान लिया जाए आने वाले 10 साल में उसे 50,000 आएगा, तो ये 50,000 जो होगा वो हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड होगा। इट इज अ नेट रिटर्न, ठीक है, ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग इट लाइफ टाइम। और सप्लाई प्राइस का मतलब हुआ कि हम कितना पूंजी लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, इट रेफर्स टू द मनी जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि हम कितना रुपया लगाएं, 10 लाख रुपया लगाएं, या 1 लाख रुपया लगाएं,
ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए से हमारा जो रिटर्न आ रहा है मान लिया जाए, ठीक है, 10,000 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एमईआई यहां से कैसे निकलेगा, 10,000 बटे 1 लाख इंटू 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है हमारा, 10% रिटर्न आ रहा है। यानी कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो रिटर्न आएगा वो कितना परसेंट आएगा, 10% आएगा। अब ये स्टैंड अलोन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जोड़ेंगे तब ये समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना ही जानिए कि एमईआई होता क्या है। एमईआई का मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैसे निकलता है, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड बाय सप्लाई प्राइस इनटू 100। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब आपका एक्चुअल में कितना रिटर्न आएगा, सप्लाई प्राइस का मतलब आपने कितनी पूंजी लगाई, और इस तरीके से आप एमईआई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम आरओआई के साथ देखेंगे। आरओआई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स आरओआई। जो हम पूंजी लगाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग, इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। इट इज द कॉस्ट ऑफ मनी, ठीक है, फॉर बोरोइंग द फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो इन्वेस्ट करने के लिए हम पूंजी लगा रहे हैं वो पूंजी कहीं ना कहीं से हम तो लाएंगे। जो बोरोइंग का पूंजी लाने का जो कॉस्ट होगा, जो लागत होगा, उसी लागत को हम लोग आरओआई कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं हम बैंक से लोन लेकर, तो बैंक को हमको इंटरेस्ट तो देना होगा ना, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। सपोज कीजिए हमारी अपनी ही पूंजी बैंक में रखी हुई है, वहां से हम निकाल कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां भी तो हमको कहीं न कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रही थी, ठीक है। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, सिंपल याद रखेंगे, इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब ये कैसे काम करता है विथ आरओआई एंड एमईआई, तो देखिए, एमईआई का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, आरओआई का मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो अब हम इसको एमईआई को और आरओआई को कंपेयर करते हैं। इफ एमईआई इज ग्रेटर देन आरओआई, इफ एमईआई इज ग्रेटर देन आरओआई, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि 12% हमको रिटर्न आ रहा है और हमको इंटरेस्ट लग रहा है 10%, उस केस में आप इन्वेस्टमेंट क्या करते हो, बढ़ाते हो। इन्वेस्टमेंट राइजेस। सपोज कीजिए आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोथ आर सेम, यानी कि 10% आपको इंटरेस्ट भी लग रहा है, 10% आपको रिटर्न भी आ रहा है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, नो चेंज, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उतना ही पे रुके रहेंगे, कोई उसमें बदलाव नहीं करेंगे। सपोज कीजिए कि आपका रेट ऑफ रिटर्न घट गया, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उस केस में आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, क्योंकि आपको घर बेच के पैसे देने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। सपोज कीजिए आप बैंक से कर्जा लेकर बिजनेस चला रहे हैं और ठीक है, बैंक को आपको ब्याज देना पड़ रहा है 10% और बिजनेस से रिटर्न आ रहा है 8%, तो आप कुछ दिनों तक सरवाइव करोगे। लेकिन जब अधिक दिनों तक यही स्थिति रहेगी तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि वहां से पूंजी निकाल कर और बैंक को सधा दिया जाए। क्यों, क्योंकि ये 2% एक्स्ट्रा आपको कहीं न कहीं से वो बर्डन उठाना पड़ रहा है। तो ये चीज ऐसे काम करता है कि हम
MEI और ROI को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, घटेगा या एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था अबाउट द इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से ये जो बेसिक टर्म्स थे इन्वेस्टमेंट, ये इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्शन का, वो अभी तक कंप्लीट रहता है। उसके बाद एक और क्लास कल होगा इसी से जुड़ा हुआ। उसके बाद जो परसों का क्लास होगा वो बहुत ही खास होगा, ठीक है। यानी कि आने वाले 2-3 दिनों में आपकी क्लासेस बहुत ही खास होने वाली है। आप क्लास मिस नहीं करेंगे कोई भी बच्चे, ठीक है। चलिए अब आपके सवाल ले लेते हैं।